हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, उसी में जो है वो हम सभी टॉपिक को जो वो कवर करते हुए चल रहे थे। उसमें जो है वो आज हमारा जो है वो मतलब इतने जो हमने पहले सेशन लिए थे उसमें हमने राजस्थान की जो प्रमुख झीलें आती हैं, मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, कौन कौन सी झीलें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, सभी झीलें जो है वो हमने कवर कर ली हैं। अब आज जो है वो हम राजस्थान ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की जलवायु। ठीक है, तो अब हम जो है वो मैं आपको इसके बारे में जो है वो पहले बेसिक सा नॉलेज दूंगी, फिर हम जो है वो बढ़ते चलेंगे, आगे की चीज़ें जो वो कवर करते चलेंगे। पहले बता देती हूँ कि मेरी क्लास में जो है वो मैं कुछ भी छोटा या शॉर्ट से बताने की नहीं हूँ, मतलब कि जितना हो सकता है मैं डीप में पढ़ाती हूँ। तो आप जो है वो सारी चीज़ों को नोट कर लेना और पूरी क्लास देख कर जो है वो अच्छे से नोट्स बना लिया करो, क्योंकि इतना ज़्यादा जो वो डीप में आपको कहीं पर नहीं बताया जा रहा है। तो आप जब मैं बता रही हूँ तो आप जो है वो साथ साथ में नोट भी कर लिया करो। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि मौसम की परिभाषा क्या होती है। मौसम की परिभाषा क्या होती है? मौसम क्या होता है? तो किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय पर विशेष समय में किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। यानी कि मौसम की परिभाषा क्या होती है, मौसम क्या होता है, जैसे जलवायु क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि मौसम क्या होता है। तो किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनके योग को हम मौसम बोलते हैं। अब वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है, यानी कि वायुमंडलीय दशाओं का भी जो है वो अर्थ होता है। वायुमंडलीय दशाओं के अर्थ में अगर हम देखें तो इसमें तापमान, हवाएं, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, शामिल है। यानी कि वायुमंडलीय दशाओं के अर्थ में अगर हम देखें तो इसमें तापमान, वर्षा, वायु दाब, आर्द्रता इत्यादि जो है वो शामिल होती है। फिर अगर हम देखें तो मौसमी दशाएं सामान्यतः एक दिन से दूसरे दिन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के जो तत्व की मात्रा होती है या उसका जो वितरण होता है, सक्रियता में जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं। यानी कि मौसमी दशाएं क्या होती है? मौसमी दशाएं सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान और एक दिन से दूसरे दिन, एक दिन से दूसरे दिन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के तत्व की मात्रा, वितरण और सक्रियता सक्रियता का अंतराल होता है। यानी कि मौसमी दशाएं जो है वो सामान्यतः एक दिन से दूसरे चलती
हैं, यानी कि जो हवा जो होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो आपको मैं फटाफट ये एक बार समझा देती हूँ कि हम बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु के बारे में, लेकिन जलवायु के बारे में जानने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम जलवायु से रिलेटेड कुछ नाम होते हैं उनके बारे में समझ ले। तो सबसे पहले होता है मौसम। मौसम जो होता है वो अल्पकालीन होता है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए ही मौसम रहता है। आप नहीं बोलते कि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज मौसम बहुत खराब हो रहा है। तो उसी प्रकार यानी कि किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समय पर, यानी कि एक लिमिटेड समय पे, सीमित समय पर जो वायुमंडलीय दशाएं होती है, जैसे बारिश होने लग जाती है अचानक और अचानक आंधी आने लग जाती है, तो वो होते हैं मौसम की दशाएं होती है, यानी कि जो वायुमंडलीय दशाएं हो जाती है उनको हम मौसम बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुई मौसम की परिभाषा। अब मौसमी दशाएं सामान्यतः जो है वो एक दिन से दूसरे दिन, एक दिन रह सकती है, दूसरे दिन रह सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के जो तत्व की मात्रा, उनके जो वितरण और उनके जो सक्रियता में जो अंतराल होता है उसको बोलते हैं मौसमी दशाएं। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो हमारे जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं इनका अर्थ क्या होता है, यानी कि वायुमंडलीय दशाओं को हम किस चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं या जान सकते हैं, तो जिसमें तापमान, हवाएं, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा सम्मिलित होती है इत्यादि इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है, वो वायुमंडलीय दशाएं होती है। यानी कि इसके अंदर तापमान भी आ जाते हैं और हवाएं भी आ जाते हैं, वायुदाब भी आ जाता है और आर्द्रता और वर्षा भी आ जाती है। ठीक है, ये तो हुई हमारी मौसम के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जलवायु के बारे में। तो जलवायु जो होती है वो दीर्घकालीन होती है, यानी कि लगभग 30 वर्षों तक चलने वाली जो होती है वो जलवायु में हम देख सकते हैं। इसमें यानी कि जो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जो होती है वो जलवायु कहलाती हैं। ठीक है, जलवायु जो है वो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं, तो उसको याद रख लेना कि ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है। नोट करके लिख लेना कि तापमान बढ़ने पर वायुदाब जो है वो कम हो जाता है, इसका फॉर्मूला। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है वो चलती हैं। तो फटाफट से आप इसको नोट करो, फिर आगे जो है वो एक देखते हैं चीज। ये जो है वो मकर रेखा, मकर रेखा कितनी आती है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ जो है वो मकर रेखा आ जाती है। ये दोनों चित्र जो है वो आपको समझने थे, इसलिए मैंने जो है वो ये बना दिए हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये चित्र। इसमें क्या बना रखा है कि इसमें जो वो 90 डिग्री नॉर्थ उत्तर, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इसके मध्य से हमने ये रेखा खींची है भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो वो उष्ण कटिबंध, यानी कि ये आपको इधर इसलिए बताया कि जब हम आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको ये समझाएंगे, राजस्थान के संबंध में आपको बताएंगे, तब बताएंगे कि डूंगरपुर और राजस्थान के 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इससे जो है वो इन दोनों जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसी वजह से राजस्थान की जो जलवायु जाती है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है। ठीक है, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो राजस्थान की आती है। 22 दिसंबर को जो है वो सूर्य इस रेखा के ऊपर लंबवत होता है, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है, तब दक्षिणायन की प्रक्रिया होती है। लेकिन 21 जून को जब सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होती हैं, तब क्या होता है उत्तरायण होती है। ठीक है, और फिर अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा के ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर को मतलब सूर्य की किरणें जो है वो मतलब होती हैं, लंबवत होती हैं, तब क्या होता है कि दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप जो है वो इस चित्र को नोट कर लो, फिर हम जो है वो डिटेल से आपको सारी चीज़ें लिखवा देंगे। ठीक है, ये तो ये है, इसमें 23.5 डिग्री नॉन कर्क रेखा। ठीक है, ये जो है वो आप चित्र बना लेना। अब आता है कि मौसम क्या होता है, तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दिशाएं जो होती है वो मौसम होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर हमने जो है वो जलवायु के बारे में देखा है, मानसून के बारे में, मतलब जलवायु के बारे में देखा था, मौसम के बारे में देखा था, तो मानसून के बारे में भी जो है वो हम जरूर देखेंगे। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मानसून, भारतीय मानसून जो आता है उसकी व्याख्या सर्वप्रथम जो अरबी यात्री आता है अल मसूदी, उसके द्वारा करी गई है। और एक ये जो है वो
कटिबंध को समझने के लिए जो है वो मैंने चित्र बनाया है, आप जो है वो इसको नोट कर लेना, फिर हम जो है वो आपको इसकी थ्योरी लिखवा देंगे। तो फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। निर्धारण करती है, यानी कि अक्षांश रेखा किसी भी स्थान की स्थिति, जलवायु और तापमान का निर्धारण करती है। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार कितना आ जाता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो आता है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आता है, जो कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया। तो किसी को कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले जो पहले वाले वीडियो है वो ज़रूर देखना, ठीक है। उसी के बेसिस पे जो आप ये सारी चीज़ें समझोगे। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसी के आधार पर जो है वो इसका जो अक्षांशीय अंतराल आता है वो भी देख लेते हैं। यानी कि इसका अक्षांशीय अंतराल, इसका अक्षांशीय अंतराल कितना आ जाता है, 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट जो है वो इसका अक्षांशीय अंतराल आ जाता है। और इसी के आधार पर राजस्थान की जलवायु जो है वो शीतोष्ण, इसी के आधार पे, इसी के आधार पर, इसी के आधार पे राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण, राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है। शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है। राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंध जलवायु आती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे सीधा डायरेक्ट जो है वो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे। तो राजस्थान की जलवायु कैसे आती है, शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंध जलवायु आती है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के अनुसार जो है इसकी जलवायु आती है। लेकिन फिर हम बात करते हैं एक चीज के बारे में, या एक फैक्ट के बारे में। ये जो है वो हमारे राजस्थान का मैप है। इसमें आप सभी को पता है कि ये जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। एक तो जो आता है वो डूंगरपुर आता है, डूंगरपुर से होकर गुजरती है, और एक जो है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। यानी कि राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। लेकिन इनका जो उत्तरी भाग जो आता है वो उपोष्ण कटिबंध आता है। यानी कि कर्क रेखा, इसलिए इनका जो दक्षिणी भाग जो आता है वो तो उष्ण कटिबंधी आता है इन 2 डिस्ट्रिक्ट का। यानी कि कर्क रेखा है, इसलिए इनका दक्षिणी भाग, इनका दक्षिणी भाग तो क्या आता है, उष्ण कटिबंधीय। दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय आता है। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, इसीलिए इनका जो दक्षिणी भाग जो आता है वो उष्ण कटिबंधीय आता है इन 2 जिलों का। लेकिन इनका जो उत्तरी भाग आता है वो उपोष्ण कटिबंधीय आता है। लेकिन इनका उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध आता है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में पहले ही बता दिया था, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कौन से कटिबंध से होकर गुजरती है। तो 50 जिले जो आते हैं वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। 50 जिले उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाते हैं, और 2 जिले जो है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। 2 जिले उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। 2 जिले कौन कौन से आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये हमारा जो है वो राजस्थान का मैप है। थोड़ा मैप जाता ही, ये हमारा राजस्थान का मैप है। आपको पता है कि ये उत्तर दिशा है इधर, और ये दक्षिण है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें
सूर्य की किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी होने और लंबवत किरणें, लंबवत या सीधी किरणें, सीधी किरणें कौन से दो जिलों से गुजरती हैं या गिरती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पे तिरछी किरणें जो हैं वो सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ पे, और लंबवत जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी। अब हम जो है वो फटाफट इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी कि राजस्थान की जो जलवायु जो आती है उसमें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक आ जाते हैं, यानी कि हमारे राजस्थान में जो जलवायु उसको प्रभावित करने वाले कई कारक आ जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक आता है वो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति आती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में मैंने आपको पहले बताया था, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको जो है वो सारी चीजें बता दी थी, तो आप पहले जो है वो वीडियो देख लेना, तो वापस सारी चीजें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। अब हम जो है वो मैं आपको सीधे बताती हूँ कि मैंने बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं जो है वो किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान और उसकी जलवायु, किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान व उसकी जलवायु को निर्धारण करने का काम जो है वो किन के द्वारा किया जाता है, तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना आ जाता है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आ जाता है। और इसी के आधार पे हम बोल सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु जो आती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंध आती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछेंगे राजस्थान की जलवायु जो है वो कैसी आ जाती है, तो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु आती है। फिर हमने बात करी थी कि राजस्थान का हमने मैप बनाया, इसमें हमने देखा था कि जो कर्क रेखा जो आती है वो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो जो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग जो आता है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। लेकिन इसके उत्तरी भाग में, यानी कि इन 2 जिलों के उत्तरी भाग में जो है वो कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जो कि 50 जिलों में पाई जाती है। ठीक है, और फिर हमने बात करी थी कि सूर्य की जो लंबवत किरणें जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी होती जाती है, यानी कि जो सूर्य की जो लंबवत किरणें आती हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पे तिरछी होती जाती है। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें जो है वो ऊपरी आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में आते हैं तो वहां पे सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। लेकिन लंबवत किरणें यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें या सूर्य की सीधी किरणें जो है वो राजस्थान के 2 जिले आ जाते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पड़ती हैं। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट करो, फिर हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। जो मैंने वो जो गोला सा बनाया था, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो चित्र बनाया था, और उसमें जो मैंने आपको 21 मार्च 22 मार्च 23 सितंबर जो है वो चीजें जो है वो थ्योरी के रूप में लिखवा रही हूँ, वो मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको समझा दी थी, और अब ये जो है वो मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, तो आप इसको जो है वो नोट कर लेना। अब हम आगे चीजें देखते हैं। यानी कि 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर सूर्य की स्थिति क्या रहती है, और 23 सितंबर से 21 मार्च को सूर्य की स्थिति क्या रहती है। 23 सितंबर से 21 मार्च को सूर्य की स्थिति क्या रहती है। सूर्य की स्थिति इसमें उत्तरायण, मैंने आपको उस चित्र में बता दिया था, उत्तरायण, और इसमें दक्षिणायन।
दक्षिणायन होती है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। यानी कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर से नहीं, एवं 21 मार्च एवं 23 सितंबर सूर्य की जो लंबवत किरणें जो वो भूमध्य रेखा पर होती हैं। इस कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन रात की अवधि बराबर होती है। यानी कि पृथ्वी के जो दो भाग मैंने बताए थे उनमें दिन रात की अवधि जो वो बराबर होती है, रेखा पर होती है। इस कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यानी भूमध्य रेखा पर होती है, इसी कारण पृथ्वी के दोनों भाग जो मैंने आपको बताए थे उनमें दिन और रात की अवधि जो वो बराबर होती है। और 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। यानी कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। इक्कीस जून को सूर्य की लंबवत किरणें जो वो कर्क रेखा पर होती हैं और इस कारण जो वो इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर इस कारण उत्तरी गोलार्ध पर यानी कि इस कारण उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 13.5 घंटे का होता है। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे होती है, इस कारण यहाँ पे जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है एवं सबसे छोटी रात होती है। एवं सबसे छोटी रात कितनी होती है? 10.5 घंटे होती है। और फिर अगर हम देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कितनी होती है? सबसे छोटा दिन कितना होता है? 10.5 घंटे। ये लग रहा है आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है इनसे। फिर अगर हम देखें तो एक 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है, जो कि मैंने आपको मैप में पहले भी पढ़ा दिया है। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है। सूर्य की लंबवत किरणें जो वो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती है और इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 13 घंटे का 13.5 घंटे का होता है और सबसे छोटी रात एवं सबसे छोटी रात कितनी होती है? 10 घंटे की यहाँ पे होती है सबसे छोटी रात। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में
इसका ऑपोजिट होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन, घंटे आप सभी को पता है वही रहेंगे। इसमें कितने, देखो कितना अंतर आ जाता है एक छोटे सी वजह से। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती हैं, जिससे कि सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अब मैं आपको जो है फटाफट से ये समझा देती हूँ। मैंने आपको जो है वो ग्लोब का चित्र बनाया था, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो उसमें रखी थी। अगर आप जो है वो इस थ्योरी को छोड़कर अगर वो बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो, क्योंकि वो सही है, क्योंकि उसमें जो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने दक्षिणायन के बारे में भी लिखा है, उत्तरायण के बारे में भी लिखा है, और ये जो 21 जून और 21 मार्च ये सभी चीज़ें आती है वो मैंने लिखी हैं। लेकिन ये जो है वो हम अभी थ्योरी लिख रहे हैं। थ्योरी भी मैंने जो है वो शॉर्ट्स से बनाने के तरीके से जो वो बनाई है, ताकि आप जो है वो इनके नोट्स बना सको। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि 21 मार्च से 23 सितंबर, यानी कि 21 मार्च से 23 सितंबर सूर्य की स्थिति क्या रहती है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर में जो है वो सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, लेकिन 23 सितंबर से 21 मार्च को सूर्य की स्थिति जो वो दक्षिणायन होती है। लेकिन 21 मार्च एवं 23 सितंबर, एवं लगाए एवं, तो एवं लगाए तो सूर्य की स्थिति क्या होगी, तो सूर्य की लंबवत किरणें जो वो भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेंगी। भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेंगी, तो मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा जो है वो उसका ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इन दोनों गोलार्धों में, यानी कि पृथ्वी के दोनों भागों में दिन और रात की जो स्थिति या अवधि जो आ जाती है वो बराबर रहेगी। फिर हमने बात करी थी कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। मैंने आपको चित्र में बताया था कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे होती हैं। इसी कारण जो उत्तरी गोलार्ध जो आता है इसमें सबसे बड़ा दिन होता है 13.5 घंटे का होता है, वो सबसे छोटी रात होती है 10.5 घंटे की होती है। लेकिन जब ये सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें सबसे बड़ी रात होती है 13.5 घंटे की होती है और सबसे छोटा दिन होता है, उल्टा हो जाएगा इसका। और 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है, इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो सबसे बड़ा दिन हो जाता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो आप सारी चीज़ें नोट करो फटाफट से, फिर हम आगे जो है वो देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु जो आती है इसको और कौन कौन से कारक आ जाते हैं जो कि हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसमें कि समुद्र से दूरी और महाद्वीपीयता आ जाती है। तो आप पढ़ेंगे, आप जल्दी से नोट करो इनको। खाड़ी से कितनी दूरी आ जाती है, 275 किलोमीटर आ जाती है। और इस अरब सागर की खाड़ी से दूरी आ जाती है 400 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा दूरी आती है बंगाल की खाड़ी से, दूरी आ जाती है हमारे राजस्थान की 2900 किलोमीटर। तो इन दूरी की वजह से जो वो राजस्थान की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब हम जो ये फटाफट से समझ लेते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें जो वो देखेंगे बाद में। तो मैंने आपको पहले जब बताया था तो मैंने उस मैप में आपको बताया था कि यहाँ पे जो वो अक्षांश स्थिति जो है वो किसी भी स्थान की जलवायु, तापमान और उसकी स्थिति को जो है वो प्रभावित करती है, यानी कि उसका निर्धारण करती है। प्रभावित तो क्या करती है, सॉरी, निर्धारण करती है। तो आप क्वेश्चन करोगे कि मैम फिर वेस्ट बंगाल और हमारे राजस्थान, यानी कि पश्चिमी बंगाल और हमारे राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति आती है वो समान आती है, लेकिन वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल की जो जलवायु जो आती है वो अलग आती है और हमारे राजस्थान की अलग आती है। तो ऐसा क्यों, तो वही जो है वो इसमें हम समझेंगे। समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता, समुद्र से दूरी और महाद्वीपीयता। समुद्र से अगर दूर होंगे तो वो वहाँ पे विषमकारी प्रभाव होगा, और समुद्र के अगर हम नज़दीक होंगे तो वहाँ पे समकारी प्रभाव होगा। इसी कारण राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इसी कारण जो है, यानी कि इस दूरी के कारण ही राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु जो होती है वो गर्म होती है, मतलब गर्म होती है। राजस्थान में गर्म पता आपको, शुष्क होती है, और इसमें जो वो नमी की मात्रा बहुत कम होती है। महाद्वीपीय जलवायु बहुत ज़्यादा शुष्क होती है, गर्म होती है, इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है। फिर अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की अक्षांशीय विस्तार कितना आ जाता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया था कि 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश आ जाता है।
उसी प्रकार पश्चिमी बंगाल का जो अक्षांश विस्तार आता है वो 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है वो पश्चिमी बंगाल का अक्षांश विस्तार आ जाता है। लेकिन इसकी जो जलवायु आती है, यानी कि वेस्ट बंगाल की जो जलवायु आती है वो उष्ण आर्द्र जलवायु आती है। उष्ण आर्द्र जलवायु क्यों आती है? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है। मैप में आप देखते हो, इंडिया के मैप में, तब आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी के पास में वेस्ट बंगाल आता है। तो बंगाल की खाड़ी के नज़दीक स्थित होने की वजह से जो वेस्ट बंगाल आता है यहाँ पे समकारी प्रभाव पाया जाता है, और समकारी प्रभाव पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ की जलवायु जो है वो उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे आर्द्रता है। अब आता है क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में समान अक्षांश स्थिति है, लेकिन वेस्ट बंगाल में राजस्थान के जैसे तापक्रमीय विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे हमारे राजस्थान में तापमान पाया जाता है, तापक्रमीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, शुष्क और गर्म हवाएं चलती रहती है, लू चलती रहती है, वैसे वेस्ट बंगाल में नहीं होती हैं। तो वो इसी वजह से नहीं होती हैं क्योंकि ये समुद्र से कम दूरी है, इसी वजह से यहाँ पे समकारी प्रभाव है। राजस्थान की जो वो बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी आ जाती है, कि हम जो है वो ये दूरी भी देख लेते हैं कि कितनी कितनी किस किस से जो वो दूरी आती है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि राजस्थान में इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी, तापमान कैसे है, मतलब हाई कैसे है, शुष्क जलवायु कैसी है यानी कि महाद्वीपीय जलवायु कैसी है। राजस्थान में जो वो कच्छ की खाड़ी से दूरी 225 किलोमीटर आ जाती है, खंबात की खाड़ी से दूरी 275 किलोमीटर आ जाती है, बंगाल की खाड़ी से दूरी 2900 किलोमीटर आ जाती है। यानी कि आप देख सकते हो कि कितनी दूरी आ जाती है। और फिर जो है वो अरब सागर से 400 किलोमीटर जो है वो दूरी आ जाती है। यही एक रीज़न है राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु का, और राजस्थान में शुष्क, गर्म और नमी की मात्रा कम होने का कारण। तो आप फटाफट से नोट करो, ये जो है वो आरएस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है वो बार बार जो है वो पूछा गया है, और बार बार जो है वो बच्चे इस चीज़ को समझाने में जो वो गलती कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पे जो है वो कई टीचर ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जो वो नहीं समझाते और आपके समझ में नहीं आता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने हर चीज़ को बुक से कहीं से भी जो चीज़ें मिली हैं उनको एक साथ जोड़ के और समझने की पूरी कोशिश की, और फिर आपको जो है वो समझाया है। लेकिन इसको जो है वो क्या करते हैं, टीचर बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे चित्र बना देते हैं और फिर उसको अच्छे तरीके से नहीं समझाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर से चला जाता है और पता ही नहीं चलता हमारे राजस्थान में इतनी ज़्यादा जो है वो नमी क्यों है, यानी कि नमी की मात्रा कम क्यों है, नमी क्यों है क्या सॉरी नमी की मात्रा कम क्यों है, और शुष्क और गर्म जो जलवायु जो है वो क्यों है। तो आप ये फटाफट से नोट करो, और फिर जो है वो हम आगे देखते हैं और चीज़ें। कर बना लेना, यानी कि इन सभी चीज़ों को नोट कर लेना, क्योंकि इतनी चीज़ें जो है वो मैंने मतलब कि थ्योरी के फॉर्म में जो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप जो है वो मैंने जिस तरीके से नोट्स बनाए हैं वैसे नोट्स बना लेना। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं खुद भी ऐसे यूज़ किया था मैंने, जब मैंने स्टडी करी थी तब। तो आप भी जो है ऐसे यूज़ कर लेना, और अब हम जो है वो आगे की क्लासेस जो है वो बाद में लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, सभी जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो उसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए आप भी थोड़ी मदद कर दिया करो। तो सब जो है वो अपने चैनल को जो है वो कहीं पे स्टोरी लगा दिया करो या शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।